यहाँ से हम काम स्टार्ट करेंगे आज का, कि चैप्टर 2 ही अभी चल रहा है और अभी ज़रा टाइम लेगा ये चैप्टर थोड़ा सा और। तो चैप्टर 2 ही चल रहा है। चैप्टर 2 का जो हमारा सेकंड एस्पेक्ट है, जिसे आप इफ़ेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं, उसको आगे हमने 3 हिस्सों में बांटा था। एक इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैसेज मुख्तसर था हमने करा दिया था। लेकिन ये जो बिजनेस प्लानिंग वाला मामला है ना, प्लानिंग ए बिजनेस मैसेज वाला, सॉरी प्लानिंग ए बिजनेस मैसेज, ये थोड़ा सा डिटेल्ड था, जिसके अंदर हमने 4 एस्पेक्ट डिस्कस करने थे। एक ऑब्जेक्टिव इसका, एक इसका ऑडियंस, एक इसका स्ट्रक्चर और एक इसका स्टाइल। इसके अंदर हमने ऑब्जेक्टिव और ऑडियंस ये दोनों कर लिए थे। अब मामला आ गया था हमारा स्ट्रक्चर पे, कि जी इसका स्ट्रक्चर क्या रखना चाहिए। तो अब देखिए स्ट्रक्चर क्या रखना चाहिए इसका। इस मामले में हमें 4 अहम फैसले करने हैं। वी हैव टू डिसाइड 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। 4 एस्पेक्ट्स को हमने फैसला करना है। 4 एस्पेक्ट के मतलब हमने राय कायम करनी है, जिसके अंदर सबसे पहली राय ये है कि हमें जब लिखेंगे तो हमारा वॉल्यूम कितना होगा, यानी कितने पेजेस लिखेंगे, कितने पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है जी, ये सारा हमने पहले डिसाइड करना है। दूसरा, यानी नेचर क्या है, क्या चीज़ लिखने जा रहे हैं। ज़ाहिर है रिपोर्ट है तो काफ़ी सारे पेजेस हो सकते हैं। अगर एक इंट्रोडक्टरी लेटर है तो चंद एक पैराग्राफ हो सकते हैं। फिर उसके लिए एक फ्रेमवर्क चाहिए। फ्रेमवर्क आप जानते हैं, हर चीज़ का एक फ्रेमवर्क है। आपकी गाड़ी का फ्रेम है, आपके घर का फ्रेम है, इसी तरह मैसेज का भी एक फ्रेम होता है। कि आपके घर के बाहर ग्रीन बेल्ट है, उसके आगे टीवी लॉन्च है, उसके आगे उसके आगे एंट्रेंस है, फिर टीवी, तो एक फ्रेमवर्क, इस तरह का भी एक फ्रेमवर्क। लेकिन एक मैसेज में मुख्तलिफ तरह की बातें भी हो सकती हैं। एक एस्पेक्ट एचआर का है, एक एस्पेक्ट फाइनेंस का है, एक एस्पेक्ट मार्केटिंग का है। तो हर एस्पेक्ट को अलहदा अलहदा फिर करना पड़ेगा और उनकी फिर आपस में भी ग्रुप बंदी देखनी पड़ेगी कि किस आपसे ग्रुप करेंगे। फिर मसला ये आएगा कि पहले एचआर को आना चाहिए या पहले मार्केटिंग को आना चाहिए, फिर फाइनेंस को आना चाहिए, फिर एचआर को, या तरतीब आगे पीछे हो सकती है। तो ये 4 एस्पेक्ट हैं, जिसके अंदर पहला वॉल्यूम है, फिर फ्रेमवर्क है, फिर ग्रुपिंग मटेरियल है और फिर ऑर्डरिंग है। सबसे पहले चलते हैं वॉल्यूम की तरफ। देखिए वॉल्यूम का सबसे पहला इशू ये है कि किसी भी मैसेज में कितनी इंफॉर्मेशन हमें डालनी चाहिए। किसी भी मैसेज में हमें ओवरऑल कितनी इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए जो सॉफिशेंटली समझ सकता है एक बल्क में एक रिसीवर। लेकिन इसका एक ख्याल रखना चाहिए कि इंफॉर्मेशन देते वक्त इंसान को ये ख्याल रखना चाहिए कि जिसके पास मालूमात जा रही है उसके ऊपर जो ओवरलोड ना हो जाए। ऐसा ना हो कि आप मालूमात की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादती कर जाएं और वो समझने वाला इंसान भी उस चीज़ को सही से समझ ना सके। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद हमें इसके लिए करना क्या चाहिए, कोशिश करें कि अगर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई है तो सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही ढूंढें। इससे मैसेज आपका मुख्तसर हो जाएगा। और उसके अंदर इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि जब आप मालूमात दे रहे हैं तो उस मालूमात में जहाँ से भी आपने मालूमात ली है वो सोर्स बड़ा रिलायबल होना चाहिए। वो सोर्स बड़ा जो है वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। उस सोर्स पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर वो फाइनेंस एरिया है या कोई ऐसा एरिया है तो होना ये चाहिए कि इसके मतलब कोई डाउट पैदा ना हो जाए, कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो जाए। इसलिए मालूमात देते वक्त इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि इसमें जो इसकी क्वालिटी है और जो इसके अंदर इसकी तस्दीक कर लें, इसके अंदर कोई इसकी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल ना करें। अच्छा, तो ये बच्चों 3 बातें सिर्फ मैंने कही कि एक ओवरलोड ना करें, दूसरा इंफॉर्मेशन सिर्फ रेलेवेंट रखें, और तीसरी बात यह है कि आप कभी भी मालूमात को देते वक्त कोशिश करें कि आपकी जो मालूमात है वो अपनी क्वालिटी डिटीरियोरेट ना करें। मालूमात जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल क्रेडिबल हो, सच्ची हो, तस्दीक शुदा हो, टोटल हो तो सही हो,
कैलकुलेशन हो तो सही हो, ये चीज़ें। अब इसके बाद सवाल आपसे एक पूछ लेते हैं, इन डिसीजन मेकिंग स्टेट in which a decision maker face a set of information, set of information, a complexity, the level of redundancy इसमें ज़्यादा है कि redundancy होना है कि बात बार बार आ रही है, contradiction भी आ रही है, inconsistency भी आ रही है। तो यहीं पे ज़रा बता दीजिए मुझे, यही बात काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है कि डिसीजन मेकर का प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। जी शाबाश। इसके अंदर से अगर आप देखते हैं तो क्या प्रॉब्लम आपको नज़र आता है? वैसे तो प्रॉब्लम इसके अंदर लैक ऑफ कंसिस्टेंसी का भी है, क्रेडिबल एक्यूरेसी का भी है, लेकिन इसमें से जो लगता है वो यही लगता है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड ज़्यादा है, चूँकि रिडंडेंसी पहले आ गया। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर जो है उसकी क्रेडिबिलिटी का भी कोई इशू होता तो फिर हम डाउटफुल हो जाते कि कौन सा ऑप्शन लेते, फिर ज़ाहिर है एग्जामिनर 2 देता, एक तो ना देता हमें ऑप्शन भी। तो ये बच्चों ये तो सही हो गया। अब दूसरी चीज़ आ जाती है, दी सक्सेस ऑफ प्लानिंग डिपेंड्स अपॉन, सक्सेस ऑफ प्लानिंग किस चीज़ पे डिपेंड करती है? किसी भी दुनिया की प्लानिंग जो है वो हमेशा एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन पे बेस करती है। इवन डॉक्टर का प्लान आपकी मेडिसिन का भी डिपेंड करता है कि आपकी रिपोर्टें कितनी सच्ची हैं। अगर डॉक्टर को रिपोर्टें सही नहीं मिलेंगी तो वो बेचारा आपको सही मेडिसिन नहीं दे सकेगा। दूसरी चीज़ आ जाती है जिसको आप कहते हैं डैश अबाउट द प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजिंग इज फेसिंग, इनसफिशिएंट एनालिसिस ऑफ ऑन हैंड इंफॉर्मेशन। जी शाबाश। क्या ऑप्शन लेना चाहिए? सवाल कुछ ज़्यादा क्लियर भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनसफिशिएंट एनालिसिस क्यों होते हैं? इनसफिशिएंट एनालिसिस दो वजूहात की बुनियाद पे होते हैं। एनालिसिस करने में हमेशा एक तो मालूमात इकट्ठी करनी चाहिए और दूसरा इन्वायरमेंट को समझना चाहिए। माहौल के बगैर कोई एनालिसिस दुनिया में नहीं होता। बिजनेस में याद रखें, बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कंडीशंस, जो जाके हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, बल्कि इनको पेस्ट कहते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल सिचुएशन ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो लिहाजा डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, तो यहाँ पे आगे पता चला कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी नहीं होना चाहिए, इंफॉर्मेशन को एक ख़ास लेवल तक एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होनी चाहिए। अब आगे आ जाता है मामला फ्रेमवर्क का। फ्रेमवर्क एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि आप स्ट्रक्चर कैसा बनाओगे। देखिए, अगर आप देखें तो आपका अपना भी एक बॉडी स्ट्रक्चर है। आपका एक जगह फेस लगा हुआ है, उसके आगे आपके शोल्डर हैं, फिर आपके हाथ हैं, फिर आपकी चेस्ट है, पेट है। तो ये सारा आपका क्या है, एक स्ट्रक्चर है। इसी तरह मैसेज का भी एक स्ट्रक्चर है, उसकी भी हाथ हैं, हाथ हैं सॉरी कह रहा हूँ, हाथ हैं, आँख हैं, नाक है, गला है, चेस्ट है। तो मैसेज का भी एक इसी तरह का फेजिंग है, इंट्रोडक्शन है, डिटेल है, समराइजिंग है, कंक्लूजन है। ये सारी चीज़ें मैसेज की एक शान होती हैं। तो क्या होना चाहिए फ्रेमवर्क? वो तो मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन बहरहाल एक एग्जेक्टिव समरी होनी चाहिए शुरू में, ताकि पढ़ने वाले को शुरू में ही पता चल जाए कि इस मैसेज में क्या लिखा है। फिर इसकी एक मेन बॉडी होनी चाहिए, स्टार्ट एंड टू द पॉइंट, शॉर्ट टू द पॉइंट, एक बॉडी होनी चाहिए। सपोर्टिव डाटा इसमें होना चाहिए, कोई डायग्राम, कोई टेबल, कोई ग्राफ जो सपोर्ट कर सकता है। और कम्युनिकेशन एक लॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, पहली बात दूसरी बात की वजाहत कर रही हो, सॉरी हर आने वाली बात पिछली बात को कॉन्ट्राडिक्ट ना कर रही हो, उसकी वजाहत कर रही हो। और हेडिंग्स और समरीज हमेशा कम्युनिकेशन को आसान बनाती हैं, सहल बनाती हैं। तो ये हो गया इसका फ्रेमवर्क कि जैसे इंसान की एक जिसामत है, ऐसे मैसेज की भी एक जिसामत है। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन आम तौर पे इसकी जो ऑर्डरिंग है या सिलेक्शन ऑफ ग्रुपिंग भी है कि मटेरियल की एक ग्रुपिंग भी होती है। तो एक तो इसका फ्रेमवर्क हो गया ना, जैसे जिसामत है इंसान की, एक होगी ग्रुपिंग।
मैंने एक मैसेज पढ़ा, उसमें पहला पॉइंट एचआर का लिखा हुआ था, दूसरा पॉइंट फाइनेंस का लिखा हुआ था, तीसरा पॉइंट फिर एचआर का था, उसके बाद फिर मार्केटिंग का कुछ पॉइंट लिखे हुए थे, फिर उसके बाद फाइनेंस के पॉइंट लिखे हुए थे। तो क्या गलती, क्या इसके अंदर क्या गलती है बच्चों, बता सकते हैं आप? शाबाश, एचआर का पॉइंट एक, फिर फाइनेंस का, फिर एचआर का, फिर मार्केटिंग, फिर फाइनेंस, तो होना क्या चाहिए? शाबाश, इस मैसेज में क्या गलती है जी? इसकी अरेंजमेंट सही नहीं है। होना ये चाहिए कि इसकी ना मटेरियल की ग्रुपिंग करनी चाहिए थी हमें। ग्रुपिंग यूँ करनी चाहिए कि ये जो एचआर का पॉइंट है इसको इस एचआर के पॉइंट के साथ मिलाएं, एक ही दफ़ा लिखें, और इस फाइनेंस के पॉइंट को इस फाइनेंस के पॉइंट के साथ मिलाएं, ताकि फाइनेंस के पॉइंट सारे एक जगह हों, एचआर के पॉइंट सारे एक तरह एक जगह हों। यानी इसका मतलब ये हो गया कि हमें एक ऐसा तरीका भी अडॉप्ट करना चाहिए कि रेलेवेंसी जो है पॉइंट्स की वो साथ साथ चलती रहे। अच्छा, अब वो कैसे हो सकती है? पहली बात तो ये हो सकती है कि आप एक तरीका अडॉप्ट कर सकते हो, रेलेवेंस एंड इम्पॉर्टेंस। मसले की कितनी रेलेवेंस है, जितनी रेलेवेंस ज़्यादा उतना पॉइंट ऊपर ले आए, जितनी रेलेवेंस कम है उतना पॉइंट नीचे ले जाए। अगली बात हो सकती है द टॉपिक इनटू सब टॉपिक। कौन सा टॉपिक किसका सब टॉपिक बनेगा? जैसे अभी आपने देखा, मैंने बताया चैप्टर के 3 हिस्से हैं, दूसरा हिस्सा करा रहा हूँ, दूसरे का ये तीसरा पार्ट था, उसके अंदर हमें ये चीज़ें, तो उसके अंदर देखना पड़ेगा इसका सब टॉपिक कौन सा है। और आप देखते हैं जब मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ तो लिखा होता है 2.1.2, उसका मतलब ये होता है ये दूसरे चैप्टर का पहला हिस्सा है, इस तरह करके हम उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो ये होती है बच्चों बात। आइडियाज़ को ग्रुप किया जाता है, कभी कभी लॉजिकल कैटेगराइज किया जाता है कि इसकी लॉजिक क्या बनती है। बाज़ औक़ात हाईएस्ट लेवल टू प्राइमरी की तरफ जाते हैं, यानी सबसे अहम पॉइंट ऊपर और सबसे कम अहम पॉइंट नीचे, ठीक है। और बाज़ औक़ात आइडियाज़ को वाटरफॉल मॉडल की तरह लेके जाते हैं, आहिस्ता 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 अहम नुक्ते की तरफ जाते हैं। तो कई तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ये भी है। तो टॉपिक इनटू सब टॉपिक, और फिर उसके अंदर सब टॉपिक डाल दिया जाता है, आइडियाज़ को ग्रुप किया जाता है लॉजिकल कैटेगराइज में। बाज़ औक़ात हाईएस्ट लेवल ग्रुपिंग को प्राइमरी तक लेके जाते हैं और बाज़ औक़ात प्राइमरी को हाईएस्ट तक लेके जाते हैं। तो मुख्तलिफ तरीके हैं। एनीवे, मैसेज आर प्रेजेंटेड इन हायरार्की। मैसेज प्रेजेंट किए जाते हैं हायरार्की में। शाबाश, किस तरह किए जाते हैं? शाबाश जी। एनालिसिस अ टॉपिक इनटू सब टॉपिक एंड देन इट्स सब टॉपिक, इस तरह किए जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ऑर्डरिंग की डिफरेंट अप्रोचेस हैं, ऑर्डरिंग की डिफरेंट अप्रोचेस हैं, जिसमें से एक मैं पहले बता गया हूँ, लेकिन अब ज़रा तफसील से। एक तरीका है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट कर लें, बाकी उसके सबऑर्डिनेट बना दें। एक तरीका ये हो सकता है कि परसुएसिव अप्रोच के तहत चलें, आहिस्ता आहिस्ता मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलें। दोनों अंदाज, ठीक है जी। आपकी ऑडियंस ढीली है, बिल्कुल आपकी तरह सोई हुई है, आपको लगता है कि स्लीपिंग मोड में, सबसे अहम नुक्ता पहले खोल दें, सब अलर्ट हो जाए। एक तरीका वो है, जैसे हमारे आस पड़ोस में जो खातून होती हैं वो अक्सर ये करती हैं कि जब स्टोरी सुनाती हैं तो अहम नुक्ता रोक के रखती हैं आखिरी पॉइंट तक। ले पैना मैं तेन कोई गल दसा, उन्होंने दाएं की बात करनी है, बाएं की बात करनी है, लेकिन जिस बात को आप सुनने के लिए बेताब है उन्होंने आखिर में जाके उसको बताना है कि जी असल बात यह कि कमेटी फिरोज खान की निकली है। उससे पहले वो आपको पॉइंट बताएंगे, कमेटी अच्छी चीज़ है, कमेटी निकली मेरी, फलां बंदा खा गया, ये हो गया, वो सारी मालूमात देनी है। एंड में जाके आप बता दें कि आपकी कमेटी नहीं निकली, कमेटी फिरोज़ भाई की निकली। तो इस तरह करके भी होता है, ठीक है ना। अच्छा, मुझे याद है हम स्कूल से अक्सर लेट आते थे तो घर वाले पिटाई करते थे, फिर कहाँ रुक जाते हो रास्ते में? हम रुक जाते थे, एक तो वीडियो गेम नई नई चली थी, तो वीडियो गेम्स वहाँ होती थी, हम रास्ते में वीडियो गेम खेलने लग जाते थे। पैसे तो होते नहीं थे, देखने लग जाते थे।
अच्छा, एक सांप वाला रास्ते में होता था, जो सांप सबसे अहम नुक्ता था उसका, उसको वो हमेशा पटारी में बंद रखता था। लेकिन हर 5-10 मिनट बाद हमें कहता था पीछे पीछे हो जाओ, सांप बड़ा खतरनाक है, काट गया मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये बड़ा अस्तहा सांप है, ये है वो है। हमने फिर पीछे पीछे हो जाना। उसने फिर कभी भी एंड तक जो है वो उसने हमें वो सांप नहीं दिखाना, हमने तंग आके चले जाना। अगले दिन उन लड़कों से पूछना, यार वो उसने सांप निकाला क्या? तो हाँ यार, उसने 2:30 बजे के बाद सांप निकाला, और वो छोटा सा सांप था। तो कहने का मतलब, बाद लोग अहम नुक्ता हाथ में रखते हैं जैसे वो सांप हाथ में रखता था। इसी तरह हम छोटे छोटे थे तो एक जगह लिखा हुआ था तोता तोप चलाएगा। तो हम कहते यार तोता तोप कैसे चलाएगा, तो ये बड़ा अहम नुक्ता है, तोता तोप चलाएगा। तो हम वहाँ बैठे रहते थे, वो फाल वाला तोता होता था, वो कभी इधर जाता इधर, वो फाले निकालते रहते थे, हम देखते रहते थे यार ये तोप कब चलाएगा। इन दी एंड वो एक एक मेटल की छोटी सी तोप लाता था, और उसके अंदर थोड़ी सी वो होती है एक, उसको हम बोलते हैं उर्दू में पटास। वो एक एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है, थोड़ा सा डालता था, और तोते के हाथ में चोंच में वो जलती हुई तीली देता था, तो तोता जाके उसको आग लगाता, हल्की सी आवाज आती थी टिशू, बस लो जी तोता तोप चल गई। तो इस तरह करके ना बहुत सारे लोग जो हैं वो अहम नुक्ता एंड तक संभाले रखते हैं। लेकिन बाज़ लोग जो हैं अहम नुक्ते से बात शुरू करते हैं। टीचर्स तो अक्सर अहम नुक्ते से शुरू करते हैं कि लो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि ऑटम 21 में जो सवाल आया आज हम वो हल करेंगे। सारे बच्चे अलर्ट हो जाए, लो जी ऑटम 21 का सवाल हल कराने लगे हैं, और मैं बच्चों आपको बता दूँ ये सवाल दोबारा आना है। अब वो नहीं बताते कि आना कब है, हो सकता है तीसरे सेशन में आपके वाले में ना आए, लेकिन बहरहाल सारी बातें नहीं बताऊंगा, कुछ अपनी राज की बातें हैं, वो अगले कोर्सेज में भी तो आपको पढ़ाना है, तो अब भी नहीं बताते। अच्छा, अब बच्चों एक चीज़ ये भी होती है कि जो है इंशाल्लाह बोथ गुड्स एंड बैड न्यूज़ अगर इंसान के पास हो, कि आपके पास बुरी खबर भी हो अच्छी खबर भी हो, तो आप पहली खबर कौन सी सुनाएंगे, बुरी या अच्छी? चले आप बता दीजिए। अगर आप पास दो खबरें हो, एक बुरी खबर हो एक अच्छी खबर हो, तो पहले कौन सी सुनाएंगे? है, पहले बुरी खबर सुनाएंगे, पता लगे बंदे को हार्ट अटैक हो गया, अच्छी खबर उसने सुनी नहीं, क्या ख्याल? क्यों बच्चों? तो अगर पहले बुरी सुनाए, बंदे को बताया तेरी प्रमोशन रुक गई है, उसको हार्ट अटैक हो गया, उसको हॉस्पिटल ले जाओ, अच्छी खबर सुनाई नहीं है, तो पहले उसको अच्छी खबर सुनाओ कि यार तुम्हारी सैलरी में इंक्रीज हो गया है, और जो जो गाड़ी के लिए तूने अप्लाई किया था वो अप्रूव हो गया, तुझे गाड़ी मिल रही है। लेकिन एक मसला है, फिर वो कहेगा अच्छा गाड़ी तो मिल गई है, चलो मसला भी सुन ले। मसला ये है कि यार तुम्हारी प्रमोशन 6 माह के लिए रुक गई, अभी नहीं होगी, या सीट अभी नहीं निकली, उम्मीद है कि 1.5-2 साल तक वो जो साहब है वो रिटायरमेंट प्लान नहीं है अभी उनके पास, तो वो जाएंगे तो फिर तुम्हें प्रमोट कर देंगे। तो इस तरह खबर सुनाई जाती, क्या ख्याल? अच्छा जी, अब आगे बच्चों, मोर अमेनेबल स्टेट ऑफ माइंड रिसीव बैड न्यूज़। इंसान को बुरी खबर सुनाने के लिए थोड़ा सा तैयार करना पड़ता है, इसलिए पहले अच्छी खबर सुनाए फिर बुरी खबर सुनाए, क्या ख्याल है? बुरी खबर तो आपने देखा होगा हमारे माशरे में, जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो बड़े तरीके से बताया जाता है। वो कैसे कि पता होता है कि ना शौक लगेगा दूसरे को, अल्लाह ना करे कोई गुजर जाता है, तो फिर क्या करते हैं, पहले आगे बताते हैं तुम्हें पता वो जो जे साहब थे वो बड़े बीमार थे। हाँ पता था। तो तुम्हें पता है वो उसमें आईसीयू में थे। हाँ। तुम्हें पता है डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। हाँ, अब आहिस्ता 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 फिर तुम्हें पता है यार ये ज़िंदगी के झमेले हैं, हर एक के साथ ज़िंदगी मौत की तुम्हें पता है कश्मकश है, हर इंसान पे तलवार लटक रही है। एंड पे जाके बताते हैं कि जनाब वो जो जे है ना, अच्छा, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो ये बच्चों, यार वो 10-15 MCQs आएंगे और उसमें क्या होना है, मैं क्या बताऊं उसका। अच्छा, और वो टीए ने ज़्यादा बताया होगा आपको। अब दूसरी बात आ गई बच्चों कि सवाल ये है कि गेट योर माइंड सेट राइट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू आर इन द राइट हेड स्पेस बिफोर यू स्पीक टू योर स्टाफ, प्रिपेयर बी ओपन व्हेन ब्रेकिंग डैश न्यूज़।
अगर तैयार करना पड़े, लोगों के ज़हन को बनाना पड़े, तो कैसी खबर होगी? तो ये फिर बैड न्यूज़ होगी। यहाँ पे भी बड़ी कशमकश चल रही है। एक तो मैं चाय पी रहा हूँ, ऊपर से एक छोटी सी मक्खी है, वो मेरी चाय पीना चाहती है। अच्छा अच्छा बच्चों, अब आ गया सवाल। न्यूज़ गिवर्स 65 to 70% चूज। आम तौर पे ये है कि मेजोरिटी ऑफ न्यूज़ गिवर की एक आदत होती है। वो क्या आदत होती है शाबाश? अब मैंने पी लिया, अब मैं इसके ऊपर एक कैप रख देता हूँ। चलो अच्छा जी, आदत होती है कि गुड न्यूज़ पहले सुनाते हैं और बुरी खबर बाद में सुनाते हैं। ये अच्छी बात है। अच्छा, योर मॉम्स डॉक्टर सैड, आपकी बात नहीं कर रहे, somebody else, let's say my mom's doctor said, my mother's mom's doctor said, यानी मेरी वालदा के डॉक्टर कहते हैं, your cholesterol is down, by the way your blood pressure is more badly high, your sugar level are good। क्या अप्रोच है उनकी? कोलेस्ट्रॉल का नीचे हो जाना, दैट्स गुड, ये गुड न्यूज़ हो गई। ब्लड प्रेशर का ऊपर जाना बैड न्यूज़ हो गई। और शुगर लेवल का कंट्रोल हो जाना गुड न्यूज़ हो गई। तो क्या अप्रोच है बच्चों? दैट इज गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, गुड न्यूज़, सैंडविच अप्रोच। सैंडविच बना के ज़रा अच्छी बुरी खबर मिला के दे दी, तो दिस इज कॉल्ड बोथ ए एंड बी, सो दिस इज कॉल्ड सैंडविच अप्रोच। यार इसमें बात नहीं आ रही। अच्छा लो बच्चों, यहां तक बात हो गई डन। आगे चलते हैं। जर्नल लॉजिकल ऑर्डर। जर्नली लॉजिकल ऑर्डर कितने होते हैं? बहुत सारे लॉजिकल ऑर्डर हैं। बाज लोग कहते हैं कि जी अकाउंटिंग का तरीका सबसे अच्छा है। तो अकाउंटिंग का तरीका क्यों अच्छा जी? अकाउंटिंग चीज़ों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखती है। आपने एक ट्रैक्टर खरीदा और एक नेल खरीदा। नेल का मतलब कील। एक कील खरीदा है और एक ट्रैक्टर खरीदा है। अगर कील पहले खरीदा तो कील पहले लिखा जाएगा, ट्रैक्टर बाद में खरीदा तो बाद में लिखा जाएगा। बेशक कील बहुत छोटा है और ट्रैक्टर बहुत बड़ा है, लेकिन हमने लिखना है किसमें? टाइम और डेट में। बाज़ लोग जो हैं, या एक तरीकाकार बनाने का ये भी होता है कि इम्पोर्टेंस के एतबार से डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करो, और एक होता है क्या जी? असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, ये दोनों वही बात है कि अगर आप चल रहे हो ऊपर से नीचे की तरफ, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पहले कह दी आपने और लीस्ट इंपॉर्टेंट उसके बाद में आई है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर ये है कि लेस इंपॉर्टेंट बात से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ जा रहे हो, तो ये जो है आपका असेंडिंग ऑर्डर है। फिर ये भी एक तरीका कार। तो इसके हवाले से भी सवाल करते हैं आपसे। इफ़ देयर इज़ अ मेजर नेचुरल डिजास्टर आर एन इरेगुलरिटी रेगुलर इवेंट इन सोसाइटी, न्यूज साइट्स माइट यूज दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग टू एक्सप्लेन हाउ द इवेंट ट्रांसपेयर्ड ऑन द डे। अगर एक दिन कुछ इवेंट ट्रांसपेयर्ड हुए हैं तो किस तरीके से आप लिखेंगे? शाबाश। तो महेश कुमार कहते हैं कि सबसे आसान तरीका है कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखें। उसकी वजह यह है कि जब दुनिया में इवेंट्स होते हैं वो हमेशा हिस्ट्री का हिस्सा बनते हैं, तारीख का हिस्सा बनते हैं, और तारीख हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी जाती है, बाय डेट लिखी जाती है। मिसाल के तौर पे पानीपत की पहली लड़ाई जो है वह 1526 को 1526 को 21 और 22 अप्रैल की दरमियानी रात को शुरू हुई थी, और जो है 1595 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई
ठीक है जी। और 1661 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। पहली लड़ाई जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी में हुई। दूसरी लड़ाई जो है वो अकबर और हमों में हुई। और तीसरी लड़ाई जो है वो अहमद शाह अब्दाली जो आए थे शाह अब्दुल वलीउल्लाह के कहने पे, और पालू जी बाजीराव सानी के दरमियान हुई। ओ सॉरी, मैं तो बीसी पढ़ा रहा था, आप यार पता नहीं क्यों मुझे हिस्ट्री में लेके चले गए। तो बाय डेट सॉरी, मैं सिर्फ बता रहा था कि हिस्ट्री में चीज़ें तरतीब से लिखी जाती हैं, इवेंट्स तरतीब से होते हैं, तो मुझे वक्ती तौर पे भूल गया कि मैं बीसी पढ़ा रहा हूँ। चलिए एनीवे, तो बच्चों ये है जो है हम बात कर रहे थे कि हिस्ट्री में इस तरह से होता है। चलिए अब बच्चों बात हो गई कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई मैसेज ऐसा होता है जो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, यानी समझने में थोड़ा टेक्निकल होता है। जब टेक्निकल टॉपिक होता है तो हम क्या करते हैं, हमारा एक तरीका है टीचर्स का, बुक राइटर का, कि हम उसे बिल्कुल गाड़ी की तरह ट्रीट करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप सिंपलेस्ट आइडियाज़ देते हुए उसको कॉम्प्लेक्स आइडिया तक ले जाते हैं, तो बच्चों को वही चीज़ आसान लगनी शुरू हो जाती है। जैसे अगर मुझे एक गाड़ी को इस हाइट पे लेके जाना है तो मैं डायरेक्ट नहीं लेके जा सकता, मैं उसको आहिस्ता 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 लेके जाऊंगा तो वो पहुंच जाएगी। तो मैथमेटिक्स में बर्नौली इक्वेशन, पाइथागोरस थ्योरम, साइन कोस टेन, जो भी आपने पढ़ा है सब इसी तरह से पढ़ाया जाता है कि स्टेप बाय स्टेप हम आपको लेके चलते हैं तो आप वही चीज़ समझ जाते हैं। एक तरीका जो है इसको कहते हैं कॉजलिटी का तरीका। कॉजलिटी का तरीका ये होता है कि ये जो इवेंट 2 हुआ है, ये जो इवेंट 3 हुआ है, इसके पीछे इवेंट 2 था जो इसकी वजह बना, और इवेंट 2 के पीछे इवेंट 1 था जिसकी वजह से ये हुआ। मिसाल के तौर पे इकोनॉमी क्रैश हो गई या इकोनॉमी के बुरे हाल हो गए, इज़ अ वेरी बैड एंड वर्स कंडीशन। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी बैड प्लानिंग। जिस बंदे के इससे इकोनॉमी का काम डाला असद उमर, उसको आता ही नहीं था, उसकी फील्ड उसने MBA फाइनेंस किया हुआ था, CA भी नहीं किया हुआ था, और ना उसने PhD इकोनॉमिक्स की हुई थी, सिंपल MBA फाइनेंस था। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स उसने पढ़ा हुआ था, पूरा इकोनॉमिक्स उसने पढ़ा ही नहीं हुआ था, लिहाजा इकोनॉमी के बुरे हाल हो गए। और दूसरा मसला, उसके पीछे हालात थे कोविड के। तो पहला इवेंट इकोनॉमी ख़राब होने का, उसके पीछे ये हिस्सा है, उसके पीछे ये है, तो हम कहते हैं कि कोविड काज अ बैड सिलेक्शन ऑफ द इकोनॉमिक एंड फाइनेंस मिनिस्टर एंड दैट बैड सिलेक्शन कॉजेज द कोलैप्स ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, ये अब जो बात मैंने की है, ये बात बिल्कुल गलत है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, ये मतलब यू कैन से कि ये मिसाल है, ये फैक्ट नहीं है, फैक्ट कुछ और हो सकते हैं, वो मुझे उनका इतना नहीं पता होता। अच्छा, अब बच्चों को बात मुश्किल तो नहीं है जी, शाबाश। तो ये भी एक तरीका होता है। अब तरीके कौन कौन से होते हैं? मुश्किल से आसान, आसान से मुश्किल। कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ग्रेजुअल अप राइज ऑफ द कॉन्सेप्ट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और कॉजलिटी कहाँ होती है? जहाँ इवेंट एक के पीछे दूसरा जिम्मेदार है, दूसरे इवेंट का तीसरा जिम्मेदार। क्लियर जी? अच्छा चलिए, फर्स्ट गो फॉर सिंपल आइडिया, फर्स्ट गो फॉर सिंपल आइडिया फर्स्ट एंड बिल्ड अप द रीडर कॉन्फिडेंस इन आइडियल वे। ये किसके लिए होता है जी? जब आप कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो तो फिर आप अक्सर ये करते हैं कि सिंपल से आसान की तरफ चलते हैं। क्लियर जी? यहाँ पे आगे हमारा पहला काम आज का मुकम्मल हो गया कि हमें किस तरह से मैसेज की ऑर्डरिंग करनी चाहिए। अब जल्दी से चलते हैं हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है हमारा आज का, वो है कि हाउ टू सेलेक्ट द स्ट्रक्चर और द स्टाइल ऑफ योर मैसेज। आपके मैसेज का स्टाइल क्या होना चाहिए? तो मैसेज के स्टाइल में
हमें जो चीज़ें देखनी होती हैं वो टोन है, उसके बाद स्टाइल है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब आप इसको देख रहे होते हैं तो इसके अंदर हमने